अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में फिर आज हमारा जो है 10वां चैप्टर है और इसमें भी तमाम बातों की चर्चा करेंगे, तमाम उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का किन नामों से किया जाता है। एक्चुअली देखिए, राष्ट्र का नाम है, ठीक है ना, लिखा संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है, ठीक है ना। ये कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख, ठीक है ना, उल्लेख किन किन नामों से। रुकिए मैं इसको फिर से बना देता हूँ। इसमें लिखा है उल्लेख, ठीक है ना, उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। ये आप मेरा जो हम लोग का संविधान है ना, संविधान में आप जो भारत का नाम है या हमारे राष्ट्र का नाम है, भारत तथा इंडिया दोनों नाम से उल्लिखित है। तो जैसे संविधान में हमारे जो है भारत तथा इंडिया के रूप में किया जाता है और इसमें अनुच्छेद जो है 1, ठीक है ना, हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 और इसका जो सब क्लास 1 है उसमें उल्लेखित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या चीज़ है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। फिर ठीक है ना, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 के सब क्लास 1 में उल्लेखित है, ठीक है ना। ये मत कहिएगा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान सब उल्लेखित नहीं है, ये तो बात का मुगलों की समय की बात है, ठीक है ना। सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत तथा इंडिया शब्द ही उल्लेखित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है ना। इसका क्या है भैया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौम समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए थर्ड बात करता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है ना, या अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है ना। ये है संशोधन के अंतर्गत, ठीक है ना, ये सही से पूरा नहीं हो पाया, अंतर्गत जोड़ा गया। चलिए इसकी हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। ये मित्रों बहुत 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 1976 में ही ये जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था प्रस्तावना में? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना। आगे और भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या जोड़ा गया था। तो क्या क्या जोड़ा गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीरीज पूछता है हमेशा, शब्द पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। चलिए फोर्थ क्या है, देखिए लगभग इसमें जो बात होगी वो मैक्सिमम 42वां संविधान संशोधन से होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय का संशोधन। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आज उसी से रिलेटेड हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, वो क्या वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। क्या होता है भैया कि संविधान की जो प्रस्तावना के तहत क्या किया गया था कि भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया, ठीक है ना। और ये शब्द कब आया? पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, और ये वर्ड कब आया? ये वर्ड तभी आया भैया जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, कब? 1976 में, तभी ये वर्ड आए थे सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना, सम्मिलित नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अखंडता।
आप कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब बात कब की कर रहा है, 1975 की। तो जो अखंडता शब्द है ना, वो जैसे 3 शब्द जोड़ा गया था ना, समाजवादी, मैं लिखता हूँ, चलिए रुकिए, समाजवादी, ठीक, एक शब्द ये जोड़ा गया था। दूसरा था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। तीसरा था अखंडता, तीसरा क्या था, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में। कब जोड़ा गया था भैया, ये जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है ना। ये बिल्कुल रट लीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। तो बात कर रहे हैं 1975 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो क्या नहीं था, अखंडता नहीं था, बंधुत्व था, संप्रभुता था, समानता था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 6 क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। देखिए बात वहीं से सब आ रही है, बस क्वेश्चन जो है जितने भी ट्विस्ट करके आयोग ने पूछा वो शब्द मैंने यहाँ पे रखा है कि ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सॉरी बी, 42वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्या है भैया 7 है कि भारत में अलौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जो हमारी संविधान है ना, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था प्रस्तावना, ठीक है ना। तो ये जो प्रस्तावना है किससे शुरू होता है, कहने का मतलब है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। क्या भैया पूरा मैं मजरा ही है, मैं बताता हूँ कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, उसमें हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका जो पूरा सारांश है कि इसी शब्द से शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं हम भारत के लोग, ठीक है ना। अतः लौकिक सार्वभौमिक है, इसका अर्थ क्या है भैया कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका जो पूरा मतलब है जो हमारे प्रस्तावना में है कि जनता क्या है, सर्वशक्तिमान है और किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है, ठीक है ना। यह सिद्धांत जाना जाता है किससे, सार्वभौमिकता से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ठीक है ना, ये कहा गया है। और यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है, सार्वभौमिकतावाद है, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है ना, बिना किसी विभेद के या भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाग व्यक्त करता है, ठीक है ना, कौन सा सही भाग व्यक्त करता है। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि भारत में अनेक धर्म हैं, नहीं, ये मतलब ये धर्मनिरपेक्ष के शब्द का सही भाग नहीं व्यक्त करता। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। भारत में जो राज्य है इसका कोई धर्म नहीं है, कि भारत में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का जो सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान आश्रय दिया गया है, सभी धर्मों को भारत में क्या है या राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से आश्रय दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही व्याख्या की बात कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 है कि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? वर्णन नहीं की बात कर रहा है। इस चीज़ को बिल्कुल केयरफुली देखिएगा कि ये वर्णन नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। विचार की स्वतंत्रता है, ये तो है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये भी है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी है। आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ठीक है। ये क्या क्या है, हमने पूरी बात बता दिया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है ना, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, लेकिन क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक, मैं फिर से बता दे रहा हूँ किस किस चीज़ का है कि सामाजिक, आर्थिक, ठीक है ना, और राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, लेकिन ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है इसका वर्णन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 गए हम। 11th क्या भैया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ठीक है ना, कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो चलिए, सामाजिक न्याय उल्लेखित है, आर्थिक न्याय उल्लेखित है, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय नहीं, धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन सही है। चलिए सही क्या है भैया, बात किया जाता है कि सही क्या है कि समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, उस समय अंग नहीं था क्योंकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, यानी 1976 में जोड़ा गया। अब बात कभी कर रहा है 1950 की, तो उस समय यह अंग नहीं था, ठीक है ना। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया नहीं भैया, ये जोड़ा गया 1976 के संशोधन द्वारा, ठीक है ना। उक्त शब्द 1985 के नहीं, 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, अंग ही है, उन्हीं के अंग है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ठीक है ना, ये 1976 में हुआ। हम चलिए 13 की बात कर रहे हैं। 13 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आत्मा कहलाता है। तो इसमें कई शब्द, कई टर्म्स हैं, पहले आप समझिएगा। चलिए, तो उस कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये है उद्देशिका, जो हमारी प्रस्तावना है। उद्देशिका, प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझिएगा। और इस क्वेश्चन में इतने आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि संविधान की जो आत्मा हम किसे कहते हैं? उद्देशिका को या प्रस्तावना को, ठीक है ना, प्रस्तावना को। ये दोनों सेम शब्द हैं। चलिए, कब किसने क्या कहा उस शब्द में भी देखिए, जैसे हम बात करेंगे कि हमारे जो एक पॉलिटी के बुक लिखे हैं उनका नाम है सुभाष कश्यप, नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, सुभाष कश्यप जी, ठीक है ना भैया। सुभाष कश्यप जी ने क्या कहा था? सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान शरीर है। क्या है? संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान पर खड़ी अट्टालिका है, ठीक है ना। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है कि सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। चलिए, ये तो सुभाष कश्यप के अनुसार हो गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? ठीक है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। जो संविधान है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार है। तो दोनों लोग के अनुसार, ठीक है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भी हमने बता दिया, सुभाष कश्यप जी के भी अनुसार हमने बता दिया। तो अगर पर्सन वाइज आए तो सुभाष कश्यप ने क्या कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार क्या कहा गया था, तो दोनों का मैंने बता दिया। और जब ओवरऑल ऐसे नॉर्मली पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भैया उद्देशिका और प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। चलिए 14 क्या है?
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? संप्रभुता एक्चुअली यहाँ पे होगा, ठीक है ना, संप्रभुता प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा, किसने कहा था भैया? चलिए ये भी हम जानते हैं कि किसने कहा था। इसका जो सही आंसर है के.एम. मुंशी ने कहा था। क्या कहा था भैया? के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए, हर व्यक्ति के अनुसार उसकी विचारधारा क्या थी वो पूछता है। तो के.एम. मुंशी के भी अनुसार जन्म कुंडली इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए जन्म कुंडली शब्द ही आ जाए तो तुरंत के.एम. मुंशी जी मार दीजिए, इनके अलावा कोई नहीं कहा था। चलिए 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? देखिए फिर वही बात आ गई, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो सही आंसर है भीमराव अंबेडकर जी ने। क्या कहा था भैया? कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। कब की बात है? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को की बात है कि संविधान सभा ने क्या किया था कि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति, एक चीज़ और टर्म्स आ गया, चलिए प्रारूप समिति, ठीक है ना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना। और संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। ठीक है ना। तो उन्हीं के अध्यक्षता में 7 जो सदस्यीय एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, और 29 अगस्त 1947 की बात संविधान सभा ने गठित किया था और उसी समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज कहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? चलिए देखिए इसमें दोनों टर्म्स आएंगे, मैं दोनों इसीलिए क्वेश्चन बैक टू बैक लगाया हूँ कि ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो कि क्या चीज़ है। इसमें लिखा है कि संविधान उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबसे पहले? चलिए अगला क्वेश्चन आएगा कि कौन सा उद्देशिका है, इसमें लिखा है कि उद्देशिका नहीं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसके वाद में कहा था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरूबारी। ठीक है ना। ये क्या चीज़ था? एक्चुअली बेरूबारी जो है, इनका पहले पूरा नाम जान लीजिए कि इन री बेरूबारी था इनका पूरा नाम। इस वाद का पूरा नाम था इन री, ठीक है ना, बेरूबारी। ठीक है ना। ये 1960 का मैटर है। कब का? 1960 का मैटर है कि उस समय वाद में या इसके वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का जो हमारी प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग नहीं है। ये पूछा ना इसमें कि अंग नहीं है, तो सबसे पहले इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसी वाद में कहा था। कौन सा वाद था? इन री बेरूवादी। ठीक है ना, 1960 का मैटर है। चलिए नेक्स्ट की बात कर, नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट भी आएगा कि किसमें कहा गया था, वो भी क्वेश्चन इसलिए मैंने लाया है ताकि आपको याद रहे, दोनों बैक टू बैक इसीलिए क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है भैया? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। चलिए पहले था कि नहीं है, अब क्या कहा सबसे पहले कि है, और किस वाद में कहा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किस वाद में? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस वाद में कहा था कि जो बम्बई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है ना। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी तमाम निर्णय आए, मैं वो भी बात करूंगा। तो इसमें दोनों चीज़ जान लीजिए कि इसमें है कौन सा वाद था? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए 18 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भैया? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया या स्वीकार करने की बात कर रहा है। ठीक है ना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है ना, विवाद, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद था उसी समय। ये विवाद था 1973 में। जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद था वो 1973 में मैटर आया था। और इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 19 क्या है भैया, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है भैया, प्रतिबिंबित करता है। तो प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना करता है। ठीक है ना, प्रस्तावना ही इसको क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। चलिए 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भैया, 20 कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की उद्देशिका का बात करता है। कौन कौन से भैया 3 प्रकार का, एक तो आपका हो गया सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक न्याय, ठीक है ना, सामाजिक न्याय की बात करता है। चल दूसरा किसकी बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात करता है। और तीसरा हमारा राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक न्याय। 3 न्याय की बात करता है। देखिए इस चीज़ को बहुत स्पष्ट समझिए, इसका मतलब क्या होता है, मैं तीनों को बताऊंगा मतलब। तो पहले कि उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। चलिए सामाजिक न्याय जो होता है इसका मतलब क्या है, जो सामाजिक न्याय के से जो तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। फिर से समझ लीजिए कि इसका जो तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक, जो भारत का प्रत्येक नागरिक होगा, उसके साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। ठीक है। चलिए आर्थिक न्याय की बात मैं करता हूँ। जो आर्थिक न्याय है इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। ठीक है ना, भेदभाव न होना, सिर्फ भेदभाव की बात, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना कि नहीं हम अमीर हैं गरीब हैं या फिर ऐसा कुछ भी भेदभाव इसमें नहीं कहा गया। राजनीतिक की बात करते हैं जो तीसरा है, राजनीतिक न्याय में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। ठीक है ना, इसलिए आप देखे होंगे कि सीटों का बंटवारा या फिर तमाम जो राजनीतिक पहल होती है वो सबके लिए बराबर होती हैं, न कि किसी लिए कम किसी के लिए ज़्यादा। ठीक है ना। चलिए ये तो रहा का हमारा पॉलिटी का। फिर नेक्स्ट आएगा, और नेक्स्ट हो सकता है कि केशवानंद भारती बनाम का हम पूरा डिटेल्स यहाँ पे जो है सम्मिलित करें, क्योंकि वो पॉलिटी का एक बहुत अभिन्न पार्ट है जिसके बिना पॉलिटी अधूरी है। तो उसका हम पूरा डिटेल्स लाएंगे और उसको देखना ना भूलिए। नेक्स्ट चैप्टर वही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है। चलिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू मित्र, थैंक यू सो मच।